हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का वन शॉट। तो सबसे पहले इसमें जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 और इधर होता है NH2 NP6। ये इनर्ट फैमिली हो गई। क्लियर? अपने जो सिलेबस में है और अपने जो एग्जाम में पूछी जाएगी उसमें जो है नाइट्रोजन फैमिली से शुरुआत होगी। तो अपन बात स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से। सबसे पहले आपके कौन आ रहे हैं मेंबर नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में कौन आ रहा है? नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ओके, नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला जाता है? पिकोजेंस। पहला सवाल होता है पिकोजेंस, इसको बोला जाता है निकोजेंस। याद रखिएगा, नॉट पिकोजेंस, है ना। निकोजन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉस्फोरस का इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और जनरली ये जो सारे सदस्य है वो काम आते हैं पॉइजन फॉर्मेशन में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? निकोजेंस। नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या हुआ बच्चों? निकोजेंस। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रोजन जो होता है हम भली भांति जानते हैं गैस फॉर्म में होता है, और बाकी सारे सदस्य इसके किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब कि अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जनरली बच्चों जब अपन अप टू डाउन जाते हैं तो शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है। तो अप टू डाउन जाएंगे तो इस फैमिली का साइज इंक्रीज होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का रिलेशनशिप कैसा होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो होता है और फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, बिस्मिथ मेटल होता है, और बाकी बीच के जो सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, वो होंगे मेटेलॉइड्स। क्लियर? आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होंगे? मेटेलॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2s2 2p3, यानी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये इनर्ट जैसा हो जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसीलिए इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन कौन से आएंगे? -3 +3 और +5। क्लियर? इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अप टू डाउन जब अपन जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? व्हेन वी मूव अप टू डाउन, पार्टिसिपेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल यानी कि 2s2 NH2 वाले ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है और केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं लेने के लिए। तो सवाल ये जनरली पूछा जाता है, अप टू डाउन जाने पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है? तो +5 की बात करें अपन तो आर्सेनिक के लिए कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी बच्चों? +5। और बिस्मिथ के लिए कौन सी होगी? +3। इसका रीजन होगा बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें पहला सवाल पूछते हैं NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है -3, N2 में होता है 0। क्लियर? जैसे आपसे ये पूछ लिया NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो याद रखिएगा इसमें -1 होता है। क्लियर? NH3 का आपने देख लिया, NCl3 होता है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी शो नहीं करते हैं,
एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब इन तीनों को लेके क्वेश्चन आए तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि कोई भी इफेक्ट अगर शो नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो इसमें हमें केवल एक ही रीजन देना है, और वो रीजन कौन सा होगा बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो यह सवाल पूछेगा NH3 और PH3 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हमारा आंसर होगा बच्चों NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू PH3। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। NH3 के जो मेंबर होंगे वो किसकी वजह से साथ एसोसिएट होंगे, हाइड्रोजन के साथ, और बाकी सारे मेंबर किसके साथ एसोसिएट होंगे, PH3 और ये वॉन डर वाल फोर्स से। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन इनका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर अप टू डाउन क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट हमेशा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आपको कंपाउंड बना देते हैं EH3 यानी कि हाइड्राइड बना देते हैं। क्लियर। तो इसके जो फेमस हाइड्राइड है वो कौन कौन से होते हैं, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एटसेट्रा। क्लियर। पहला सवाल, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि NH3 ज़्यादा पावरफुल है और अप टू डाउन जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, NH3 जो स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर। इनका रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। इस पर सवाल आता है बिटवीन NH3 एंड PH3 विच इज मोर बेसिक एंड वाई। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि NH3 और PH3 जो है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और PH3 लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि साइज स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर। प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़्यादा होगी। तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। जिन जिन सवाल को मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसको रट लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं और N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3। तो हमें एक चीज़ छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ऑक्साइड की एसिडिटी, ये वाला क्वेश्चन तो याद रखना है। इसमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। सॉरी, कहने का मतलब है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका ऑक्साइड भी कैसा होगा, एसिडिक। क्लियर। इसमें ये याद करो तो बहुत बढ़िया है। N2O3 कैसा होगा, एसिडिक। P2O3 भी कैसा होगा, एसिडिक। ये बाकी दोनों सदस्य एम्फोटेरिक, और ये कैसा होगा, बेसिक। क्लियर। इसके बाद रिएक्टिविटी विद हेलोजन। ये हेलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हेलाइड्स। और इनमें देखोगे आप तो स्टेबल कौन सा होता है, ओनली NF3 इज स्टेबल। एक सवाल ये पूछा जाता है वाई N2 इज इनर्ट। तो N2 इनर्ट क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके बीच में पाई बॉन्ड्स होते हैं। और सवाल ये कितने पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। और इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पी पाई बैक, सॉरी पी पाई बॉन्डिंग। ओके। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ N2। हमें नाइट्रोजन बनाना है, तो नाइट्रोजन बनाने के लिए बच्चों एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम है NH4Cl + NaNO2। तो यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है तुम्हें, NaCl। तो आपने NaCl निकाल दिया। NaCl जैसे ही निकाला तो आपका बन गया NH4NO2। इसको गर्म कर दो, इसको गर्म कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, N2 गैस। नेक्स्ट बनता है अमोनियम क्रोमेट। अमोनियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4+, और क्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7-2। दोनों क्रॉस हुए तो हमारा कंपाउंड बन गया NH4 2 CO। गर्म कर दो, N2 गैस बन गई।
एक इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है सोडियम अजाइड के साथ NaN3। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम एजाइड। क्लियर? सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा Na प्लस प्योर N2। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आएगी, रिएक्शन विथ एल्किली मेटल। मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। मेटल कौन कौन सी हैं? मेटल आपके 3 फेमस है, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। लिथियम पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? लिथियम पे चार्ज होता है बच्चों +1। एल्यूमिनियम पे कौन सा होता है? +3। मैग्नीशियम पे कौन सा होता है? +2। तो यहाँ पे अगर मैं इमेजिन करूँ +1, +2 और +3, नाइट्रोजन पे -3 मानते हैं अपन, इनको एक्सचेंज करो। रिएक्शन इसी तरीके से याद कर पाओगे आप इनऑर्गेनिक की बच्चों, नहीं तो आप इनऑर्गेनिक की रिएक्शन याद नहीं कर पाओगे। Li3n, आफ्टर दैट Mg2n3 और Ln बनता है। क्लियर? इसको याद करना। एक ये क्वेश्चन, एक्सेप्ट लिथियम एल्किली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ये याद रखना ये सवाल भाई। एक्सेप्ट लिथियम एल्किली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। एक ही एल्किली मेटल रिएक्शन करता है कौन? लिथियम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यूज ऑफ नाइट्रोजन हेबर्स प्रोसेस में काम आता है, और पढ़ेंगे आगे हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। दूसरा, एज ए रेफ्रिजरेंट, कूलेंट। नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक अमोनिया। इस पे बारे में एक सवाल बता दूं पहले कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों? 4। कई लोग इसको 5 भी लिखते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। हमें इस सवाल को याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यूरिया से, यूरिया को गर्म करो तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो आपको मिलेगा अमोनिया। नेक्स्ट, हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3। ये रिएक्शन याद करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछ लेगा हेबर प्रोसेस कौन सी है? हेबर प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है? N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3। ओके। अमोनिया की रिएक्शन पानी से कराओगे तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है बच्चों? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ओके। इसके बाद FeCl3 + NH4 FeOH3 होल राइज, ये ठीक है, आपके ज़्यादा कम का नहीं। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मेनली कौन से ऑक्साइड बनाता है? ये वाले, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। सब में देखो, पहले में +1, 2 + 2 + 3 +4 +4 और +5। क्लियर? इनकी प्रिपरेशन ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा एग्जाम में, ये याद रखना है आपको कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने कितने हैं। क्लियर? कि स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। N2O कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले बना लो N ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया आपने ऑक्सीजन को, NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, N डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा A, इधर आ जाएगा। क्लियर? N2O3, इन दोनों स्ट्रक्चर को जब अगर आप मिला दोगे तो आपका नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड NO2 और NO को मिला दोगे तो N2O3 बनेगा। और NO2 इस प्रकार होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, ये ध्यान रखना। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, और ये कैसा होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। इसके बाद N2O4 और N2O5। सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, मतलब ये बीच में इन दोनों को नाइट्रोजन लिंकेज नहीं होता है। इसमें आंसर क्या होगा बच्चों आपका? N2O5। क्लियर? ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्टवर्ड प्रोसेस क्या होता है? ऑस्टवर्ड प्रोसेस क्या होता है? ऑस्टवर्ड प्रोसेस किस लिए यूज आता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। किसके लिए काम आता है? प्रिपरेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्लियर? और इसके बाद
जो सवाल है बच्चों वो है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एलन के टेस्ट में भी आया होगा, आपके एग्जाम में भी आया होगा ये, है ना। क्लियर। इसमें होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, FeH2O6+2 इट विल रिएक्ट विथ NO, और ये जो कंपाउंड बनता है बच्चों, ये जो कंपाउंड बनता है ये बनेगा ब्राउन कलर का। इसी को बोलते हैं बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, बढ़े आगे। इसके बाद बात करनी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, सॉरी स्किप कर दिया मैंने। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के जो नए नए सदस्य हैं, ऑक्सीजन फैमिली के सदस्य कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्वरियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लियर। उसमें एक कॉलम आपको और बताना है, वो बता देता हूं मैं। उसको आप इसी तरीके से फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा जिस फॉर्मेट में बता रहा हूं। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो एक तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी आप रिएक्शन कराओगे तो वो N2 गैस देगा ब्राउन कलर की। किसी से भी, सपोज आपने जिंक से रिएक्शन कराई तो ये जिंक से रिएक्शन करके क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस। अगर आपने कॉपर से करवाई तो वो क्या बना देगा, CuNO3 ट्वाइस। अगर आपने H2S से करवाई, सल्फर यहाँ -2 में है तो यहाँ पहुँच जाएगा सल्फर में। सपोज आपने Fe+2 आयन के साथ करवाई तो वो इसको किस में भेज देगा, Fe+3 में। अगर आपने बोरोन से करवाई, सिंपल फॉस्फोरस से करवाई और सल्फर से करवाई तो ये इसको इक एसिड में बदलेगा बच्चों। इसका बोरोन का इक एसिड कौन सा होता है, बोरिक एसिड H3BO3। फॉस्फोरस का कौन सा होता है बच्चा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। सल्फर का कौन सा होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन का कौन सा होता है, कार्बोलिक एसिड। क्लियर। इसी प्रकार इसकी रिएक्शंस होगी। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी ये और ये वाली देख लीजिएगा आप, है ना। बोर्ड में इसकी पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, व्हाट इज एक्वारेजिया। क्लियर। तो बता देता हूं मैं आपको। एक्वारेजिया क्या होता है, वो बनता है किससे मिलके बच्चों, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। क्लियर। और इसमें इसका रेशियो याद रखना है 3:1। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर। फॉस्फोरस आपके सिलेबस में है नहीं तो ये एक थोड़ी आपके आराम की बात हो गई कि फॉस्फोरस और उसके एसिड वैसिड कुछ है नहीं। क्लियर। बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली के कौन से सदस्य होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर, क्लियर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम
आपसे इजी क्वेश्चन तो इनके कॉन्फ़िगरेशन पे ही आएगा ना, तो इनके एक बार कॉन्फ़िगरेशन से भी आप गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि पहली बार जब एनसीईआरटी एग्ज़ाम ले रहा है आपसे तो वो कुछ भी इजी वे में पूछेगा तो वो इस तरीके के सवाल ही होंगे ना। 3D10 4s2 4p6, क्रिप्टन 4D10 5s2 5p4, Xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p4। क्लियर, ये कुछ बातें हैं। और ट्रेंड्स आपको बता दें, पहला ट्रेंड जो होगा एटॉमिक साइज। अब ये जो है आपने नाइट्रोजन फैमिली ढंग से पढ़ लिया है तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अप टू डाउन इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अगर साइज अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है तो अप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में आपको पता ही है, सेम ट्रेंड होगा, अप टू डाउन डिक्रीज। क्लियर, इसमें इसके बाद सवाल पूछा जाता है आपको एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट, तो एलिमेंटल स्टेट कैसी होती है बच्चों? ऑक्सीजन कैसा होता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 में, जबकि सल्फर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, इसके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? 2 पाई और 2 पाई। साइज स्मॉल होता है इसलिए ये 2 पाई बॉन्डिंग बना देता है। सल्फर आपका S8 में होता है। क्लियर, और इसका शेप कैसा होता है? क्राउन शेप। ये हमें याद रखना है। उसके बाद इसके बाद में क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप किसी को जानते हैं ऑक्सीजन फैमिली में तो सबसे फेमस ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जनरली -2 में होता है बच्चों, और अगर पर ऑक्साइड में है तो वो किस में होगा? -1 में। पर मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। OF2 हम जानते हैं कि फ्लोरीन -1 में रहेगा तो ऑक्सीजन को मजबूरन किस में रहना पड़ेगा? इसमें +2 में। O2F2, O2F2 में ये किस में होएगा? +1 में। क्लियर, और अब मैं बात करूं KO2 की। KO2 एक है सुपर ऑक्साइड बच्चों। सुपर ऑक्साइड आपने 11th में S ब्लॉक में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1/2। क्लियर, और सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2 +2 +4 +6। सिल्वरियम का कौन सा होगा? +2 +4 और +6। और टेलुरियम का कौन सा होगा भाई? +2 और +4। सवाल ये, क्या टेलुरियम +6 करेगा? नहीं करेगा। रीजन बताओ भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके लास्ट तक चलता रहेगा। क्लियर, तो इसमें भी मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों भाई? इसका रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट,
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबके साथ आएगा भाई, तो हाइड्रोजन के साथ H2O है फेमस, H2S। एक बात बताइए मेरे को, H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हम सब लोग जानते हैं भाई H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस में करता है भाई? लिक्विड फॉर्म में। जिसको नहीं पता है वो फिर रेस्ट करो। क्लियर? और इसके पास एक खास बात क्या है H2O में? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये बात तो पता लग गई होगी। और ये किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। क्लियर? तो थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन क्या होगी ये बताइए? जो पिछले में थी वही इसमें होगी। थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीजेस। क्लियर? दूसरा, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर हमेशा आप अप टू डाउन जाओगे तो इंक्रीज करेगा। तीसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों आप अप टू डाउन जाओगे तो इंक्रीज करेगी। इसका कारण है, इसका कारण ये है आपको H चाहिए, तो ये T है और ये ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड आराम से कमजोर होगा तो ये इजीली देगा। इट कैन गिव इजीली H, और इजीली H देगा तो क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन हमेशा क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। O2 के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो O2 के साथ तो ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाता है O3, और सल्फर के साथ क्या बनाता है? SO2। ये दोनों लोग क्या होते हैं? ओजोन भी एक गैस होती है और SO2 भी एक गैस होती है, हम भली बात ही जानते हैं। क्लियर? और SeO2 क्या होता है? SeO2 सॉलिड होता है। मतलब कुल मिला के ये जो अप टू डाउन वाले मेंबर होते हैं ना, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बच्चों, तो नीचे जाते हो तो क्या होता है? जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो इनका सॉलिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। क्लियर? इसके बाद हैलाइड्स की बात करते हैं, तो मैं सीधा क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्वेश्चन में ये है, इसके जो हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं, हेक्साफ्लोरो कंपाउंड्स, कैसे होते हैं? गैसियस इन नेचर होते हैं ना। और सब हेक्साफ्लोराइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एक ही कंपाउंड होता है, वो होता है SF6 स्टेबल। कुछ लोगों का नेचर बता देता हूँ। SF4 गैस, SeF4 लिक्विड, TeF4 सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो बच्चों एलोट्रॉप्स आप बचपन से पढ़ते आए हो, कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है O2 और दूसरा O3। क्लियर? O2 और O3, इनके बारे में कुछ जानकारी जो इम्पोर्टेंट है। O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और O3 कैसा होता है बच्चों? डायामैग्नेटिक। O2 एक कैसी गैस होती है?
कलरलेस गैस। क्लियर। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि चीज़ें हमें ज़्यादा याद रखनी पड़ती, और जितना आप याद रख पाओगे उतना आप समझ पाओगे। ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। अपन ट्रिक जरूर बना सकते हैं, पर ट्रिक्स क्या है कि एग्ज़ाम में जाके फेल हो जाती है। जितनी आपकी मेमोरी एनर्जी इसमें लगेगी ना, उतना ही काम आएगा। क्लियर। पेल ब्लू गैस और डार्क ब्लू लिक्विड होता है ये। क्लियर। ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखने हैं। एमओपी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे, कोई भी ऑक्साइड्स जो आपको नेचर से मिलेगा उसको आप हीट करोगे तो सबसे पहले क्या देगा, एजी एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने इससे और O2 निकल गया। उसी प्रकार HgO, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई आपको सवाल भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। क्लियर। जैसे KClO3 को गर्म कर दिया आपने, तो जब आप KClO3 को गर्म करोगे तो क्या निकल जाएगा, KCl बेचारा निकल जाएगा, तो बाद में बचा क्या, O2, है ना। हो गया सर, इतनी अगर ऑक्सीजन बन रही है तो फिर वो कोरोना में फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाएगी, हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो गई थी बच्चों कि वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है। क्लियर। और लिक्विड ऑक्सीजन बॉडी में भेजा जाता है, जब अपन नॉर्मली तरीके से नहीं ले पाते ना, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लिया जाता है ना। और ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो गई क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो फिर इंडस्ट्री का काम रोका, कमर्शियल प्रोडक्ट्स का रोका और उसके लिए दी गई थी। क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं भाई इसके। ऑक्साइड में सिंपल ऑक्साइड, जो फेमस ऑक्साइड है देखो, CO2, NO2, SO2, SO3, जो बचपन से आप पढ़ते हैं एक Al2O3। कुछ मिक्स्ड भी होते हैं, फॉर एग्जांपल Fe2O3, Mn3O4, इनकी अलग कहानी होती है जो अपन पढ़ेंगे ना। अब एसिडिक ऑक्साइड कैसे पहचानोगे भाई, आपने पढ़ा होगा एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल SO2, ये पानी से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार H2SO3। क्लियर। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, जो बेस बनाएंगे। इसमें सबसे फेमस कौन है आपका, CaO प्लस पानी। ये क्या बना देगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा नहीं कि हमें ऑर्गेनिक आ गई वैसे इनऑर्गेनिक भी आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ मान लोगों को लगता है कि भाई हाँ उनको टीचर से ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। इसके बाद जो सवाल आएगा, उसके बाद सवाल आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। इसमें आपको रट्टा मारना है बच्चों, ZnO, Al2O3, Ga2O3, BeO, Cr2O3, MnO2, अब आप कहोगे सर इनको कैसे याद करें, तो
इनको याद करने के लिए बच्चों एक गाना याद करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें करना पड़ेगा आपको, जनाब ए आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। अब ये कोई ऐसे ही नहीं लिखवा दिया है आपको, अब इसके लॉजिक देखो। जनाब का मतलब होता है जिंक, आली का मतलब एल्यूमिनियम, गाया मतलब गैलियम, इससे कनेक्ट करते जाओ। बेकार BeO, कार मतलब CR, M मतलब ये, से मतलब SB, पंजाबी मतलब ये दोनों, PB और फिर सॉन्ग मतलब ये। जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। क्लियर? तो ये लाइन जब भी आपको पूछे क्वेश्चन में कि भाई इनमें से M4 फेरिक ऑक्साइड ढूंढो, तो आपको क्या याद रखनी है लाइन? जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। आई बात समझ में? समझ में आई है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, मेरे को भी थोड़ा मजा आए। क्लियर? जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। क्लियर? उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में आपके जो फेमस है वो है CO, नो और N2O। इनको याद कर लेना भाई, तीन ही है सबसे ज़्यादा फेमस। और ये जनाबे आली वाली लाइन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। गाना नहीं, गाना के साथ एलिमेंट भी याद कर लेना, पता लगा गाना ही याद है सिर्फ, है ना, तो ऐसे चलेगा नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। आपसे कोई पूछे तो उसको कहना भाई मेरे को नहीं पता। ऑक्सीजन का यूज अगर जिसको नहीं पता है वो फिर जी क्यों रहा है? ऑक्सीजन आपके सबसे ज़्यादा कहाँ काम आती है? सांस लेने में। क्लियर? O3 ओजोन। ओजोन कहाँ काम आती है? ओजोन टूट के आपके बनाती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ काम आती है? नेसेंट ऑक्सीजन काम आती है बच्चों ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। तो इसकी जो फेमस रिएक्शन है देखो, H2S प्लस O3, ये क्या करेगी? सल्फर को खा जाएगी तो बना देगी S प्लस O2, ऑक्सीजन बाद में निकाल देगी। SO2 है, SO2 में O3 मिलाओगे आप तो ये बना देगी SO3 प्लस O2। क्लियर? NO2 माइनस है, इसमें O3 मिलाओगे तो क्या बना देगा भाई? ये NO3 माइनस। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन PbS प्लस O3, ये बना देगा PbSO4 प्लस O2 तो निकलना ही है। इसका PPT कैसा होता है? ब्लैक। और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? वाइट में। क्लियर? ये इन चीजों में मेनली काम आता है। क्लियर? O3 की चर्चा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का सबसे फेमस कंपाउंड H2S। इसको बनाओगे कैसे? H2S को बनाने के लिए बच्चों रिएक्शन काम आती है FeS प्लस H2SO4। क्लियर? तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे FeS और H2SO4 से तो क्या बनता हुआ दिख रहा है? इसमें मेरे को रिएक्शन में एक सेकेंड, रिएक्शन में क्या हो रहा है?
इसमें हो रहा है आपका FeSO4, तो सबसे यहाँ से क्या निकल जाएगा H2S। तो H2S बना रहे हैं तो H2S बनाया और प्लस साइड में निकल जाएगा FeSO4। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये काम आता है तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस में। क्लियर। और इसका एक और दोस्त होता है, वो होता है SO2। ठीक है, SO2 में सवाल ये आता है कैसा दिखता है ये। SO2 कुछ इस प्रकार दिखता है बच्चों। तो इसमें पूछेगा हाउ मैनी p पाई d पाई बॉन्ड्स। तो इसके अंदर बच्चों एक p पाई d पाई बॉन्ड होता है। क्लियर। इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, इसकी प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सल्फर में ऑक्सीजन डाल दो, SO2 बन गया, ख़त्म कर। तो इस पर सवाल भी ना आपसे नहीं पूछा जाएगा, मान के चलो। इसमें जो आपका सवाल बनता है सल्फर में, वो मैं आपको सवाल बताता हूँ, जिसके आप सबका वेट कर रहे होंगे। जिसको थोड़ा बहुत भी पी ब्लॉक का आइडिया है वो वेट कर रहा होगा। ऑक्सी एसिड्स, इसी से सवाल आएगा। इसमें 4 सीरीज होती है बच्चों। मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ ताकि कभी रटना नहीं पड़े। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज दूसरी है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज तीसरी है, इसमें थायोनिक एसिड सीरीज, और फोर्थ है बच्चों पर ऑक्सो एसिड सीरीज। क्लियर। इधर से सवाल बनता है। अब मैं पहला लेता हूँ, वो पहला क्या है, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। ओके, वही कहाँ से गया। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में हमारा कौन है भाई, पहला आदमी H2SO3। क्लियर। इसमें अपन इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फर बनाया। सबसे पहले इसको सेट करते हैं अपन ऑक्सीजन को। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ ताकि एक ही पेज पे रहेगा, सही रहेगा। तो पहला है H2SO3। वो कैसे सेट करते हैं स्ट्रक्चर को, S डबल बॉन्ड O। क्लियर। और एक OH तो इसको देना ही है। अब कौन कौन बच गए, एक ऑक्सीजन बच गया और एक कौन बच गया बच्चों, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। क्लियर। दोनों इसके हाथ बनाना है। नेक्स्ट है H2S2O5। अब आएगा मजा। इसका पहले तो नाम देखो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बच्चों हमेशा क्या करना है, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी। एक सल्फर बनाया, दूसरा बनाया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया। क्लियर। एक OH इसको दिया, एक OH इसको दिया।
तो अब एक ऑक्सीजन बच गया। तो अब क्या है कि आपको दोनों में से एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये दोनों का तो बॉन्ड बन गया। अब एक जने को बेचारे को क्या देना पड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हो जाएगा +6 और इसका हो जाएगा बच्चों, सॉरी, इसका हो जाएगा +5 और इसका हो जाएगा +3। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। इसके बाद तीसरा जो आता है आपका H2S2O4। अब आप इसका स्ट्रक्चर आपने सोच ही लिया होगा। एक सल्फर बनाया, दूसरा सल्फर बनाया, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरे पे एक डबल बॉन्ड हो, एक OH इसको दिया, एक OH इसको दिया, और सल्फर सल्फर का बॉन्ड बन गया। और जब अगर सल्फर सल्फर का बॉन्ड बन जाता है बच्चों, तब नाम में आता है थायो। तो इसका नाम होगा डाई थायो नस एसिड। इसका नाम याद रखना, थेनोस एसिड है ना। दूसरा आपका फेवरेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपका पहला कौन है भाई, H2SO4। इसके बाद आएगा H2S2O7 जिसको आप ओलियम कहते हो। उसके बाद आएगा H2S2O3। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, S डबल बॉन्ड हो, इधर OH दिया, इधर OH दिया, इधर वापस डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड हो जोड़ दो, खत्म कहानी। ओलियम, ओलियम कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक OH इसको दिया, एक OH इसको दिया। अब क्या करें, अब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे करोगे आप, ऐसे। क्लियर। H2SO3 कैसा बनेगा, ये याद रखिए, ऐसे आपके है नहीं NCERT में, तो इसको बस आप एक बार देख लें, है ना। उसके बाद आती है थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक में पहला आता है H2S2O7 की जगह O6। तो 2 6 है तो वो बस इसमें सेम ही हो जाएगा। क्लियर। इसमें एक और है आपका H2SO5 और एक है जो मार्शल एसिड है H2S2O8। ये इंपॉर्टेंट है भाई। H2S2O8 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, S लिया, S लिया। पहले आपको पता ही है अपन क्या कार्रवाई करते हैं, ये करते हैं। कितने बच गए, 4 आ गए काम में, ठीक है। अभी पहले इनका खाता पूरा करो। अब 2 बच गए, 2 को जोड़ना है तो ऐसे ही जोड़ सकते हो, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास ऑक्सीजन +6 में। तो मार्शल का ध्यान रखना भाई, है ना। दूसरा आता है कैरोज एसिड, वो आप ढूंढ लीजिएगा, हो जाएगा काम। दो बच गए, 2 को ऐसे ऐड करना पड़ेगा, परऑक्सो। क्लियर। इसमें भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। ये याद रखिएगा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ना। क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ये चैप्टर अकेला ही 15 मार्क्स का है शायद, तो इसको आपको विशेष प्रायोरिटी देनी है, देनी भी चाहिए। उसके बाद बात करता हूँ मैं
हेलोजन फैमिली की। याद रखिएगा बच्चों, वन शॉट चैप्टर में आपको एक बार एनसीईआरटी बोर्ड में रिवीजन मारना पड़ेगा ना। मैं बस आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पढ़ना एक बार आपको पड़ेगा। ठीक है, जितना हो सके इसको आपको रीडिंग मारनी है। और इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ देसी भाषा में, तो आपको इनऑर्गेनिक का रट्टा मारना पड़ेगा। आपकी जितनी मेमोरी है उतना उसमें काम आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, इसको लिख के मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा अपन का दोनों का। क्लियर। अब यहाँ से जो सवाल आता है, इस चैप्टर में जो सवाल आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं इस वाली फैमिली के, सॉरी, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला आपको रट गया होगा एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ क्या होगा? अप टू डाउन, इंक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, अप टू डाउन, डिक्रीज। फिर लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो अप टू डाउन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेटा आपको वैसे याद होना चाहिए इसका, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। फ्लोरीन की अपन 4 मानते हैं, क्लोरीन की 3, इसकी 2.8 और इसकी 2.5। ये डेटा याद रहे तो बेटर है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है कलर, F2 Cl2 Br2 I2। F2 का कलर क्या होता है? लाइट येलो। इसका होता है ग्रीनिश येलो। अब ये आपको याद ही रखना है भाई, है ना, क्योंकि इसको मैं आपको समझा नहीं सकता। जो होता है वो तो होता है। I2 का कलर वॉयलेट, है ना। इसके बाद बात करता हूँ इनकी फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट F2 एंड Cl2 की तो आपको पता ही है क्या होती है बच्चों। F2 और Cl2 की क्या होती है? गैस। ब्रोमीन किस में होता है? लिक्विड में। और आयोडीन किस में होता है? सॉलिड में। और वो जो लास्ट वाला एलिमेंट में है वो किस में होता है बच्चों? वो होता है हमेशा रेडियो एक्टिव फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद जो आपका वो आता है टॉपिक इसमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशन तो अपनी क्या होती है? फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन 2p2p ओवरलैपिंग है। उसके बाद Cl2 है, उसके बाद Br2 है, और उसके बाद क्या है? I2। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है भाई कि फ्लोरीन में क्या है, देखो ये फ्लोरीन ये रहा, इसके पास ये लोन पेयर बैठे हैं, तो ये रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो भाई बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, तो मजबूत नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर आएगा Cl2 का। क्लियर। उसके बाद आएगा Br2 का, और फिर आएगा आपके फ्लोरीन का, और फिर आएगा I2। इसमें रीज़न का आपसे कोई पूछे तो इसका रीज़न है लोन पेयर रिपल्शन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है Cl की ज़्यादा, उसके बाद होती है फ्लोरीन की। क्लियर।
ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन की। क्लियर? ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं अपन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में पढ़ा था, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्लियर? ये याद रखना है आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ऐसा आपने एक जो चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें भी पढ़ा होगा। क्लियर? वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्स में भी पूछ सकता है, HF, HCl, HBr और HI, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो बच्चों सबसे आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? HI। क्लियर? तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? HI इज ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl एंड HF। इसी से एक मेरे को क्वेश्चन याद आ गया बच्चों, जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? CH3Cl का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I। क्लियर? इसको भाई ये एक तो ये बॉक्स में सवाल ये बनता है आपके इस बार बोर्ड में, और ये भी सवाल आने की संभावना है। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनके जो कंपाउंड होते हैं, इनके ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। तो क्लोरीन मेनली इनमें ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें क्लोरीन के ऑक्साइड में होते हैं नॉर्मली HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पे +1, +3, +5 और +7। तो अगर आपसे एसिडिक नेचर पूछा जाए तो एसिडिक नेचर भी किसका ज़्यादा होगा? इस प्रकार। क्लियर? इनका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होता है। और एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगी। ये भी सवाल आपके पूछा जा सकता है। क्लियर? फैमिली की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? वो होगी -1। -1 के बाद ये क्या क्या शो कर सकते हैं? +1, +3, +5 और हाईएस्ट कितनी होगी बच्चों? +7। बट याद रखिएगा फ्लोरीन केवल क्या शो करता है? -1। इसके अलावा फ्लोरीन कहीं नहीं करता कुछ। आई कहानी समझ में? इसके बाद एक सवाल आता है डेंसिटी का। जो डेंसिटी की बात है, डेंसिटी में क्या आता है? जैसे जैसे वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो Fl2, Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। क्लियर? ये है आपके मेन जो इसमें क्वेश्चन आने हैं। क्लियर? इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है Cl2 वाटर की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी बता देता हूँ आपको मैं।
Cl2 प्लस पानी। जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये बनाएगा HCl प्लस HOCl। अब जो HOCl बना इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ये वापस HCl में टूटता है और यहाँ से बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट। जो आप कपड़ों के ब्लीच करवाते हो वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। क्लियर? ये ध्यान रखिए, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है, तो हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा आपका आंसर होना चाहिए बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक और फेमस कंपाउंड होता है HCl, जिसके बारे में आप पढ़ ही चुके हो, HCl के बारे में नेचर और ये, ठीक है। HCl की प्रिपरेशन आप NCERT में से देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और HCl को ड्राइंग करने के लिए कौन काम आता है, ड्राई करने के लिए, तो इसको ड्राई करने के लिए काम आता है कंसनट्रेटेड H2SO4। कौन काम आता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये इस पे सवाल बनता है। इसके बाद इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले में से, वो बनता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, उनको डिनोट किया जाता है XX डैश से। तो इनको XX डैश से ये 3 प्रकार के 1:1, 1:3, 1:5 और 1:7 भी बन सकता है। क्लियर? 1:7 में एक ही का पाया जाता है, वो IF7 है। बाकी सब में सारी कैटेगरी मिल जाती है, IF, BRF, CLF, ICL, ये हो गया 1:1 में। इसके बाद IF3, BRF3, आफ्टर दैट CLF3, इसके बाद ICL3, इसमें IF5, BRF5, ये इम्पोर्टेंट है ये वाले ना, और CLF5 है ना। इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, इनका स्ट्रक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये ध्यान रखना, इंटर हैलोजन कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट F2। फ्लोरीन आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बाकी सारे कौन मिलेंगे, ये सारे लोग मिलेंगे आपको। क्लियर? इसमें मैं कुछ आपको चीज़ बताता हूँ, जिन पे रेड सर्कल कर रहा हूँ वो होंगे आपके गैसियस फॉर्म में, BRF, CLF3, IF7 और IF, ये होंगे आपके गैस। जिन पे ब्लैक सर्कल कर रहा हूँ, BRF3, कहाँ है BRF3, ये रहा BRF3, और BRF5 वो कहाँ है, ये रहा। ये होंगे आपके लिक्विड, और बाकी जो सारे बच गए वो क्या होंगे, सॉलिड। क्लियर? ये इनका नेचर है। एक सवाल पूछा जाता है, AgCl का कलर कैसा होगा, AgBr का कलर कैसा होगा, और Ag, और कौन बच गया भाई, AgI। हाँ, इसका तो AgCl का आपको पता ही है, वाइट। इसका होगा येलो, येलो में भी पेल येलो, और AgI का होगा येलो, येलोइश। ये सवाल पूछा जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको रटने हैं, एज इट इज ये सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर? एक सवाल पूछा जाता है, NCERT में दिया हुआ है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ
आयोडीन है उसको क्या कहते हैं, ये आपको ढूंढना है एनसीईआरटी में। इसका आपको यूज बता दूँ, ये इसका क्या दिया हुआ होता है, ये आपके जब चोट लगती है तब काम आता है ना। ये आपको ढूंढना है एनसीईआरटी में, है ना। इसके बाद आपका समय ख़राब नहीं करके मैं सीधा बताता हूँ। इनर्ट फैमिली, इनर्ट फैमिली के लोग आपको पता ही है कौन कौन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। क्लियर। अप टू डाउन, इंक्रीज विनक्रीज, ये सब आपको पता ही है। डेंसिटी बढ़ेगी। मैं आपके इनकी प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो भी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। मेरे को जो आपको सवाल बताना है वो बताना है इनके हाइब्रिडाइजेशन पे। इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप। पहली बात तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके पाए जाते हैं इनर्ट में, ज़ीनॉन के। ज़ीनॉन का कंपाउंड XeF2, XeF4, XeF6। ओके, पहले इनकी देखते हैं। हमें इनका हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका देखो। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8, प्लस फ्लोरीन के कितने हुए 7 × 2, दैट इज कितना होता है टोटल, कितना हुआ आपका 22। क्लियर। अगर आपका टोटल 8 से बड़ा है तो इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 8, तो आपका कितनी बार है, आपका रिजल्ट आया 2, प्लस आपका रिमाइंडर बचा 6। अगर रिमाइंडर 8 से छोटा है तो डिवाइड बाय 2 कीजिए उसको, तो आपका आएगा रिजल्ट 3। तो आपका रिजल्ट आया बच्चों 2 + 3। इस कॉम्बो को बोलते हैं बॉन्ड पेयर और इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो 2 + 3 कितना होता है बेटा 5, और 2 + 3 अगर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसमें फिक्स है 5 जनों का sp3d। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये ज़ीनॉन बनाया, sp3d में पहले अपन बॉन्ड यहाँ सेट करते हैं एक्सियल पोजीशन पे। उसके बाद तो इसका शेप कैसे हो गया बच्चों, लीनियर। इस वाले सवाल में रूल लागू करने की कोशिश करते हैं। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, फ्लोरीन के वही 7 × 4, टोटल कितना आया 36। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 8। कितनी बार गया 4 बार गया, प्लस बाद में रिमाइंडर कितना बचा 4, डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 2। तो कॉम्बो क्या आया 4 + 2, दैट इज कितना होता है बच्चों 6, यानी sp3d2। तो sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे बनाएंगे, ज़ीनॉन, उसके बाद कौन आया फ्लोरीन, 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 और 2 लोन पर आपने सेट कर दी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। XeF6 की बात करते हैं। XeF6 में क्या होगा 8 + 7 × 6 कितने होते हैं, दैट इज 50, डिवाइड बाय 8। कितनी बार जाएगा ये 6 टाइम, प्लस रिमाइंडर बचा 2 बचा तो 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1। तो आंसर कितना है बच्चों 6 + 1, यानी 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी 7। 7 माने sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई कहानी समझ में। 1 लोन पेयर होगा। आपसे कोई भी रैंडम सवाल पूछ लिया, जैसे मैंने पूछ लिया XeO3 का बताओ भाई हाइब्रिडेशन क्या होगा, चलो भाई कैलकुलेशन में लग जाओ। ज़ीनॉन के कितने 8, इसके 6 × 3, डेट इज कितना होता है 26। 26 से डिवाइड किससे करेंगे 8 से, तो हाइब्रिड आंसर कितना आया
3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2/2 दैट इज कितना हुआ 1। 3 + 1 हाइब्रिडेशन कितना हुआ बोले तो sp3 एक लोन पेयर होता ही है, इसमें खत्म कहानी। कोई भी एग्जांपल लो आप हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, CH4 कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के कितने 1 × 4 दैट इज कितना हुआ 8। अब 8 है तो डिवाइड बाई 2 करना है, 8 या 8 से कम होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 4 मतलब sp3। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें से सवाल पूछा जाता है जैसे XeF4 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं भाई, तो आपको मैंने जो कैलकुलेशन बताई उससे कर देना है ना। क्लियर? XeF6 में भी निकाल सकते हो, XeF2 में भी निकाल सकते हो। सवाल आया अभी ClF3 में हाइब्रिडेशन बताओ, तो क्लोरीन के कितने हो गए बच्चों, Cl के कितने हो गए बेटा, Cl के हो गए 7 + 7 × 3 दैट इज कितना होता है 28। 28 मीन्स डिवाइड बाई 8 दैट इज कितना होता है, सॉरी दैट इज होता है 3 प्लस 4 बच गए तो डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। तो कॉम्बो क्या है मेरा 3 + 2 दैट इज कितना हुआ 5 यानी sp3d। क्लियर? Cl पहले मैं लोग कहाँ सेट करूँगा, यहाँ पे, फिर करूँगा फ्लोरीन यहाँ पे, फिर लोन पेयर यहाँ पे। तो इसका शेप क्या है बच्चों, टी शेप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा इसमें। ये सारी ट्रिकें रख लेना, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता सकते हैं एनी टाइम। क्लियर? थैंक यू बच्चों।